हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आज की वीडियो में हम सीएमए इंटर ग्रुप 2 का जो पेपर नंबर 12 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके लिए आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने जून 2025 के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 रिलीज किए हैं, आज हम उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो है स्पेसिफिकली फॉर सीएमए इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देखिए। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 100% मैराथन फॉर जून 2025 हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। और जो मैराथन के नोट्स है वो आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो टेस्ट सीरीज हमने कंडक्ट की जून 2025 के लिए, उसका भी आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट भी आप हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू ही ले सकते हो। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, ताकि अगर आपका कोई भी नोटिफिकेशन अपडेशन कोई भी वीडियो का लिंक मिस हो जाएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो सबसे पहले बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जाम के पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। सेम जो हमने पैटर्न देखा था दिसंबर 2024 में, सेम जो पैटर्न हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 में देखा था, सेम पैटर्न इंस्टीट्यूट ने सेट 2 में भी यहां पे कंटिन्यू किया है। इसका मतलब आप जून 2025 का जो एग्जाम है इसी पैटर्न में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें सेक्शन ए में आपको दो दो नंबर के 15 एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, फर्स्ट वन, which of the following is not typically part of मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर इसमें से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट कौन सा नहीं है। पॉइंट नंबर ए, कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल। सर यही काम तो करते हैं हम इसके अंदर। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड वेरियस एनालिसिस। सर परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और वेरियांस एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप कर रहे हो। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो हम इसमें किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी इज नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेकंड एमसीक्यू, व्हाट रोल डू मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्ले इन evaluating the impact of external changes on the business? Point number A, assessing the impact of government policy and law changes on business goals. Sir, this is the correct answer. मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या रोल प्ले करता है इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस ऑन द बिजनेस। सर जो एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं उनका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, लॉ में चेंजेस होते हैं, उसका हमारे बिजनेस के गोल्स जो है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा ये एनालाइज करते हैं। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। थर्ड एमसीक्यू, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सिस्टम वुड प्रोबेबली प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ, in activity based costing non manufacturing cost may not be assigned to product। सर करते हैं, some manufacturing cost may be excluded from product cost। सर हो जाता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटी के बेसिस पे कॉस्ट को एलोकेट कर दिया करते हैं। तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें एक्सक्लूड हो सकती है जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पहले 4 एमसीक्यू आपको टोटली थ्योरी देखने को मिले। इसके बाद फिफ्थ, पहला एमसीक्यू आपको प्रैक्टिकल मिला। इन ए प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट 10,000 पॉकेट ट्रांजिस्टर्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। कहते हैं अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो आप 10,000 पॉकेट ट्रांजिस्टर बनाकर बेच सकते हो एंड सर्टन प्रॉफिट इज जनरेटेड, कुछ प्रॉफिट कमा लोगे। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 2.0। सर ये 2.0 कुछ नहीं है,
इट इज एस्टिमेटेड दैट 2000 है, ये 2000 है. It is estimated that 2000 pocket transistor need to be manufactured and sold in a monopoly market to earn the same profit. Competitive market में 10,000 ट्रांजिस्टर बेचकर जितना आप प्रॉफिट कमाओगे, मोनोपोली मार्केट में उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए केवल आपको 2000 यूनिट बेचनी है. प्रॉफिट अंडर बोथ द कंडीशन 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, ये टारगेट है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 100 रुपए की है, फिक्स कॉस्ट 37,000 की है. तो बताओ यूनिट सेलिंग प्राइस पर ट्रांजिस्टर अंडर मोनोपोली कंडीशन कितना होगा. तो सर सिंपल सी बात यह है कि आप 2000 ट्रांजिस्टर बनाकर बेचोगे, मोनोपोली के केस में 100 रुपए के अकॉर्डिंगली 2 लाख रुपए की ये कॉस्ट है. इसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट के नाम पे 37,000 रुपए की कॉस्ट है आपकी, और 2 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट कमाना है. तो 4,37,000 विल बी योर सेल वैल्यू फॉर 2000 ट्रांजिस्टर्स. तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस जो आप रखोगे मोनोपोली मार्केट में, दैट विल बी 218.5. डी विल बी योर करेक्ट आंसर. डी विल बी योर करेक्ट आंसर. सेम एमसीक्यू आपने ऑलरेडी भी करा हुआ है. सिक्स्थ, ए फर्म हैज गिवन द फॉलोइंग डेटा. कहते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस 50% पे 15,000. फिक्स्ड एक्सपेंसेस व्हेन फैक्ट्री इज क्लोज डाउन 10,000. 50% पे काम करता रहूं 15,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है. अगर क्लोज डाउन कर देता हूं तो 10,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है. एडिशनल एक्सपेंसेस इन क्लोजिंग डाउन 1,000 रुपए. सर क्लोजिंग डाउन का 1,000 रुपए का खर्चा हो रहेगा. प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी 5,000 यूनिट और कॉन्ट्रीब्यूशन कमा लोगे 1 रुपए का. एडवाइज वेदर टू रन द फैक्ट्री और क्लोज इट डाउन. तो सर सिंपल सी बात यह है, अगर आप कंटिन्यू करोगे तो उस सिचुएशन में आप क्या कमा लोगे. सर आप यहां पे कमा लोगे 5,000 यूनिट्स है, 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन. तो कंटिन्यू के केस में 5,000 का कंट्रीब्यूशन होगा और फिक्स्ड कॉस्ट आएगी आपकी 15,000 की. आपको नेट 10,000 रुपए का लॉस होगा. ये कब होगा, जब आप कंटिन्यू करोगे. यही अगर मैं फैक्ट्री को क्लोज डाउन कर देता हूं तो सर 10,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, 1,000 रुपए क्लोज डाउन की कॉस्ट आएगी, तो 11,000 रुपए का नुकसान होगा. तो क्वेश्चन जानना चाहता है एडवाइस दो वेदर टू रन द फैक्ट्री और क्लोज इट डाउन. तो सर सिंपल सी बात है, रन करो, क्योंकि रन करोगे तो 10,000 रुपए का नुकसान है, क्लोज करोगे तो 11,000 का नुकसान है. तो जहां पे नुकसान कम है उसके लिए जाओ. ए विल बी योर करेक्ट आंसर. रन करो फैक्ट्री को, उस सिचुएशन में आपको नुकसान कम होंगे. नेक्स्ट, सेवंथ, मिनीमैक्स लिमिटेड फिक्सेस इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसेस फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट plus a return on investment in the division. The budget for division X for 2022-23 appears as under: fixed asset 8 लाख रुपए, current asset 5 लाख रुपए, debtors 2 लाख रुपए. तो इन्वेस्टमेंट जो हो गया आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका टोटल 15 लाख रुपए का. इन्वेस्टमेंट हो गया आपका टोटल 15 लाख रुपए का. एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है 8 लाख रुपए की. वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए, बजटेड वॉल्यूम है 4 लाख. तो सिंपल सी बात है सर, वेरिएबल कॉस्ट रहेगी 10 रुपए. फिक्स्ड कॉस्ट की अगर आप बात करते हो तो 8 लाख रुपए की कॉस्ट है 4 लाख यूनिट के लिए, तो 2 रुपए की ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी. और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 28% रिटर्न चाहिए. 15 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा जिसपे आपको 28% का रिटर्न चाहिए, और ये रिटर्न आपको कवर करना है 4 लाख यूनिट से. तो सर 15 लाख का 28% रिटर्न होगा 4,20,000. तो आप 4 लाख यूनिट से कवर करोगे तो पर यूनिट 1 रुपए 5 पैसा. तो आपको ट्रांसफर प्राइस रखना पड़ेगा 13.05. ए विल बी योर करेक्ट आंसर. 13.05 विल बी योर ट्रांसफर प्राइस. नेक्स्ट, 8th वन, द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कंटेन्स क्वांटिटीज एंड कॉस्ट फॉर मटेरियल ओनली, लेबर ओनली, मटेरियल एंड लेबर ओनली, मटेरियल लेबर ओवरहेड. सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आप बनाते हो, उसमें आप मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों ही कंसीडर करते हो. डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, 9th, इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ZZ 14,800 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर यूज्ड एट ए रेट ऑफ 8.20 पर आवर. यही स्टैंडर्ड आवर्स की बात करें तो 15,000 घंटे 8 रुपए पर आवर. बेस्ड ऑन दिस डेटा डायरेक्ट लेबर क्वांटिटी वेरिएंस इज 1600 अनफेवरेबल. चेक कर लेते हैं सर. क्वांटिटी वेरिएंस मतलब एफिशिएंसी वेरिएंस.
फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे 15,000, एक्चुअल बताए जा रहे हैं 14,800, स्टैंडर्ड रेट आपका 8 रुपए का। तो सर ये आ रहा है आपका 1600 फेवरेबल आ रहा है, लेकिन ये तो यहाँ पे अनफेवरेबल लिखा है, तो इसमें आंसर आपका सी होगा क्योंकि क्वांटिटी वेरिएंस इज 1600 फेवरेबल। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10th MCQ, a company expect to sell 50,000 यूनिट एट ₹20 ईच, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000, तो कंपनी का बजटेड प्रॉफिट क्या होगा? सर बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, 20 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 12 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 8 रुपए का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ और 50,000 आपकी यूनिट्स है, तो 4 लाख रुपए का तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसमें से अगर 1,80,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे तो 2,20,000 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 2,20,000। नेक्स्ट MCQ, ब्लैंक इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बजटरी सिस्टम एंड ऑल अदर बजट डिपेंड ऑन इट। सर सेल्स बजट हम सबसे पहले बनाते हैं, उसी पे प्रोडक्शन बजट भी बेस्ड होता है, देन उसी पे कॉस्ट बजट भी बनता है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12th, at the start of the year a division has non-current asset of 4 million and makes no addition or disposal during the year. Depreciation is charged at a rate of 10% per annum on all non-current asset held at the end of the year. तो जब 4 पे आप 10% का डेप्रिशिएशन लगा दोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये 3.6 रहेगा, बिगिनिंग में ये 4 मिलियन है ही। Working capital is 0.5 million at the start of the year, although this is expected to increase by 20% by the end of the year. तो स्टार्टिंग में ये 0.5 का वर्किंग कैपिटल होगा और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो लास्ट में ये 20% बढ़ के 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। The budgeted profit of the division after depreciation is 1.2 million. बजटेड प्रॉफिट जो है वो आपका 1.2 मिलियन का है। What is the expected ROI of the division for the year based on average capital employed? सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करोगे तो ये है 4.5 और ये है आपका 4.2, तो एवरेज अगर करोगे इसका तो 4.5 प्लस 4.2 ये आ जाएगा सर आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा आपका 4.35, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा आपका 4.35, 4.5 प्लस 4.2 डिवाइड बाई 2, और 1.2 का आपका अगर प्रॉफिट है, 1.2 का अगर आपका प्रॉफिट है वो भी कब है, द बजटेड प्रॉफिट ऑफ द डिवीजन आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 1.2 मिलियन। सर ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो इसमें डेप्रिसिएशन अगर आप एड बैक करोगे 0.4 का तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस, वैसे तो जरूरत है नहीं इसकी, आई थिंक नहीं सर ये जरूरत नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ही गिवन है तो यही आप कंसिडर कर लेते हो, तो ये आ जाएगा आपका 1.2 अपॉन में 4.35%, 27.59%, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1.2 अपॉन में 4.35। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें 13, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम for a just in time or lean organization include competition between subsystem, independence of subsystem, cross functional measurement. Sir C will be your correct answer. 14th, the most elementary form of responsibility center is, most elementary होता है cost center, D will be your correct answer. 15th, last MCQ, a company is choosing which of the three new products to make, A बनाए, B बनाए या C बनाए, and has calculated likely payoff under three possible scenarios 1, 2 और 3, giving the following payoff. आपके पास ये प्रॉफिट और लॉस सिनेरियो और प्रोडक्ट गिवन है, यूजिंग मैक्सीमैक्स विच प्रोडक्ट वुड बी चूजन, कौन सा प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है उसके लिए आपको मैक्सीमैक्स अप्लाई करना है, मैक्स मतलब मैक्सिमम में भी मैक्सिमम, तो अगर आप ए का मैक्सिमम देखोगे तो 50, बी का मैक्सिमम देखोगे 80, सी का मैक्सिमम देखोगे 100, 50 80 100, ये मैक्स हो गया, इसमें भी मैक्सिमम करोगे तो 100, और ये कौन से प्रोडक्ट में सी, तो प्रोडक्ट सी शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ
मैक्सी मैक्स। तो सर ये 15 एमसीक्यू यहाँ पे आपके पास गिवन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जिसमें इक्का दुक्का एमसीक्यू आपको यहाँ पे नए भी देखने को मिल रहे हैं। इक्का दुक्का एमसीक्यू आपको यहाँ पे नए भी देखने को मिल रहे हैं। तो कौन सा एमसीक्यू नया था यहाँ पे? अगर मैं कौन से एमसीक्यू नए की बात करूं तो नया एमसीक्यू आपको थ्योरेटिकली देखने को मिल रहा है। पहला एमसीक्यू तो पुराना ही था, दूसरा एमसीक्यू थोड़ा सा नया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रैक्टिकली तो कोई भी एमसीक्यू नया नहीं है। ये क्लोज डाउन वाला ये भी एमसीक्यू नया है। इस तरीके के एमसीक्यू थोड़े कम देखने को मिलते हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग एमसीक्यू देखने को नहीं मिल रहा, जो कि नॉर्मली देखने को मिल जाया करते हैं। वो भी एक नहीं कई एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें नहीं है। तो अच्छा है, कुछ नए एमसीक्यू होने भी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सर सेक्शन बी में भी किसी तरीके का कोई चेंज है नहीं। वही 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक प्रैक्टिकल के साथ एक थ्योरी, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में एक प्रैक्टिकल के साथ एक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 प्योर प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A की बात करूं सर, थ्योरी क्वेश्चन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्व एज ए टूल टू मैनेजमेंट डिस्कस। आप ये थ्योरी जो है ये एक बार खुद आप रीड करके देख लेना। काफी सारा थ्योरी कंटेंट दे दिया है इंस्टीट्यूट ने, एक बार आप इसको रीड करके देख सकते हो। बट 7 मार्क्स के लिए आपके पास कंटेंट होना भी चाहिए। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि आप थ्योरी क्वेश्चन के लिए जाओ। जब तक आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, गो फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 2B that is given from activity based costing. ABC and Associates provides consulting and tax preparation services to its clients. It charges a ₹100 fee per hour for each service. The firm revenue and cost for the month March 2020 are shown in the following income statement. आपको रेवेन्यू गिवन है टैक्स प्रिपरेशन और टैक्स कंसल्टिंग से। अगर आप घंटे यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहो तो ये 1300 आवर, ये 2700 आवर बनेंगे, क्योंकि 100 रुपए पर आवर आप फी चार्ज करते हो। एक्सपेंसेस के नाम पे 3 खर्चे हैं, सेक्रेटरियल सपोर्ट 80,000, सप्लाईज 72,000, कंप्यूटर कॉस्ट 40,000, और अकॉर्डिंगली आपने रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया 1,92,000। द फर्म यूजेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड फॉलोइंग आर द कॉस्ट ड्राइवर। सेक्रेटरियल सपोर्ट के लिए आपको नंबर ऑफ क्लाइंट लेने हैं, जो कि टैक्स प्रिपरेशन में 72 और टैक्स कंसल्टिंग में 48 है। टोटल अगर आप बात करोगे तो 120 क्लाइंट है। सप्लाईज के लिए आपको ट्रांजेक्शन्स विद क्लाइंट लेने हैं, जो कि टोटल अगर आप बात करोगे तो 500 ट्रांजेक्शन्स हैं। कंप्यूटर कॉस्ट की बात करोगे तो कंप्यूटर आवर पे डिपेंड करती है, जो कि टोटलिटी में 1600 आवर्स है। कंप्यूट द इनकम स्टेटमेंट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड द फर्म्स 3 कॉस्ट ड्राइवर। ये कॉस्ट ड्राइवर और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करते हुए आपको इनकम स्टेटमेंट बना के देना है। सर ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर यहां पे हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो सर ये रहा इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले रेवेन्यू कॉपी कर दिया है 1,30,000 और 2,70,000, टोटल आ गया 4 लाख रुपए। एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका सेक्रेटरियल सपोर्ट की कॉस्ट है 80,000, 80,000 है 120 के लिए, तो 72 के लिए कितनी हो जाएगी सर? इट विल बी 48,000, और 48 के लिए कितनी हो जाएगी? इट विल बी 32,000, टोटल हो गया 80,000। सेकेंड कॉस्ट आपकी सप्लाई, जो कि 40,000 सप्लाई जो है 72,000 की कॉस्ट है 500 ट्रांजेक्शन के लिए, तो 72,000 की कॉस्ट अगर 500 के लिए है तो 200 के लिए इट विल बी 28,800, और 300 के लिए इट विल बी 43,200, टोटल हो गया 72,000। कंप्यूटर की कॉस्ट है 40,000 रुपए 1600 घंटों के लिए, तो 40,000 की कॉस्ट अगर 1600 के लिए है तो 1000 के लिए कितना? 25,000 रुपए आ जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ 15,000 रुपए आ जाएगा, टोटल हो गया 40,000। बस रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करोगे, आपको आपके प्रॉफिट फाइंड आउट हो चुके हैं। नीचे यहाँ पे वर्किंग भी शो करी हुई है, पर क्लाइंट, पर ट्रांजेक्शन और पर आवर की कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करी है, और मल्टीप्लाई करके दिखाया है कि कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करिए, बाकी प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन है। ये जो है ये सेकंड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन क्या डिमांड करते हैं? कहते हैं रिकम्प्यूट द इनकम स्टेटमेंट, फिर से इनकम स्टेटमेंट बनाओ। केवल और केवल इस बार आपको लेबर आवर्स यूज करने हैं एज द ओनली एलोकेशन बेसिस, 1300 आवर फॉर टैक्स प्रिपरेशन एंड 2700 आवर्स फॉर टैक्स कंसल्टिंग। तो सर सिंपल सी बात यह है कि ये कॉस्ट है कितनी वो चेक करो।
कॉस्ट है 80,000 प्लस 72,000 प्लस 40,000, कॉस्ट है 1,92,000, और ये 1,92,000 की जो कॉस्ट है ये 4,000 घंटों के लिए डिवाइड बाई 4,000 है, तो 48 रुपये पर आवर आ गया, तो 1,300 घंटों के लिए आ जाएगा 62,400। देखो रेवेन्यू तो सेम कॉपी पेस्ट होगा, ये आ जाएगा 62,400 और 2,700 के लिए आ जाएगा 1,29,600। अकॉर्डिंगली ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ये टोटल है, ये वर्किंग कर दी। इसके बाद सी पॉइंट ने कहा हाउ माइट द फर्म डिसीजन बी ऑल्टर्ड इफ इट वर टू एलोकेट ऑल ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर। अगर आप केवल और केवल लेबर आवर्स यूज कर रहे हो तो फर्म का डिसीजन किस तरीके से चेंज हो सकता है। तो सर आप देख सकते हो कि जब आप एबीसी यूज कर रहे थे तो नो डाउट कंसल्टिंग का अमाउंट ज्यादा था, टैक्स प्रिपरेशन का अमाउंट कम था, लेकिन जब आपने लेबर आवर यूज किया तो टैक्स प्रिपरेशन का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ गया प्रॉफिट का। तो होगा क्या, अंडर द लेबर बेस्ड ओवरहेड एलोकेशन टैक्स प्रिपरेशन अपीयर टू बी मोर प्रॉफिटेबल एबीसी के कंपैरिजन में देन इट डज अंडर एबीसी एंड माइट लीड द फर्म टू कॉन्सेंट्रेट मोर हेवीली ऑन टैक्स प्रिपरेशन। अब ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो उसकी तरफ ध्यान तो जाएगा ही, सिंपल सी बात है। और चौथा पॉइंट कहता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड द एक्टिविटी अबाउट बेस्ड एलोकेशन, अबाउट बेस्ड कुछ नहीं है, ये लेबर बेस्ड एलोकेशन है, लेबर बेस्ड एलोकेशन एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूजिंग द थ्री एक्टिविटी कॉस्ट है रिजल्ट इन सिमिलर प्रॉफिट। कहते हैं दोनों केसेस में सेम प्रॉफिट कब देखने को मिलेगा। तो देखो एबीसी एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम जनरली यील्ड कंपेरेबल प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिट अलग अलग आते हैं एंड ओवरहेड इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ कॉस्ट और व्हेन कॉस्ट ड्राइवर आर हाईली कोरिलेटेड विद डायरेक्ट लेबर आवर। अगर लेबर आवर्स जो है, अगर लेबर आवर्स जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड 32.5% टू प्रिपरेशन एंड 67.5% टू कंसल्टिंग। एक्चुअल में आप अगर परसेंटेज टर्म में देखोगे तो ये जो खर्चे हैं, ये जो खर्चे हैं टोटलिटी में आप देखोगे तो ये खर्चे कितने बन रहे हैं 48,000, 28,800 और 25,000। मतलब टैक्स प्रिपरेशन में 1,01,800 रुपए का खर्चा आया, 1,01,800 रुपए का खर्चा आया। और कंसल्टिंग में अगर आप देखोगे, कंसल्टिंग में आप देखोगे तो 32,000 प्लस 43,200 प्लस 15,000 का खर्चा आया। ठीक है, तो ये खर्चे आए आपके, ये खर्चे आए थे आपके। और जो लेबर आवर्स है, लेबर आवर्स का अगर आप प्रोपोर्शन देखोगे तो एक जगह 1,300 घंटे थे, एक जगह 2,700 थे, मतलब टोटल आपका ये 4,000 था। तो अगर आप देखोगे तो ये जो आवर्स हैं, आवर्स जो हैं वो 32.5% आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं प्रिपरेशन में और कंसल्टिंग में 67.5%। जिस प्रोपोर्शन में आवर्स है अगर उसी प्रोपोर्शन में सारी की सारी एक्टिविटीज भी कंज्यूम की जाए तो उस सिचुएशन में आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। इफ फर्म 3 कॉस्ट ड्राइवर भी अगर इसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होते तो आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल वाली सी बात हो जाती है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 फुल्ली डेडिकेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में से दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, डिवीजन ए is a profit center which produces 4 products P, Q, R and S. Each product is sold in the external market also, बाहर भी बेच सकते हो। Data for the period is as follows. Market price per unit given है, मतलब selling price, variable cost per unit given है, labor hours भी per unit given है। Product S जो है that is last product, this one can be transferred to division B. बट द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर 2,000 यूनिट आप एस की ट्रांसफर कर सकते हो डिवीजन बी को। द मैक्सिमम सेल्स इन एक्सटर्नल मार्केट, बाहर बेचोगे पी 3,000, क्यू 3,500, आर 2,800 और एस 1,800 यूनिट्स, इतनी आप बाहर बेच सकते हो। डिवीजन बी अगर बाहर से खरीदने जाए एस तो उनको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा 225 रुपए पर यूनिट, हालांकि यहाँ पे हम जो है वो सेल आउट कर रहे हैं 230 रुपए में, बाहर से 225 में मिल जाता है। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट एस फ्रॉम डिवीजन ए, सजेस्ट द ट्रांसफर प्राइस फॉर ईच यूनिट फॉर 2,000 यूनिट ऑफ एस। अगर हमारे पास लेबर आवर केवल और केवल
24,000 घंटे अवेलेबल है। तो सर सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस ले लिया, उसमें से माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, जिसको लेबर आवर्स पर यूनिट 3423 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आपका कंट्रीब्यूशन पर आवर पता लग गया। कंट्रीब्यूशन पर आवर सबसे ज्यादा आर में है, इसकी रैंकिंग 1 होगी, देन एस में 2, देन 8.75, देन 6.67, आपको रैंकिंग पता लग गई। अगर मेरे पास 24,000 घंटे हैं, अगर मेरे पास 24,000 आवर्स अवेलेबल है, मैं इसका एलोकेशन स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं आर बनाऊंगा। आर में बाहर कितनी बेच सकता हूं सर? आर में बेच सकता हूं 2800 यूनिट्स। 2800 यूनिट्स अगर मैं बेचूंगा, 2 घंटे के हिसाब से बनाऊंगा तो 5600 घंटे गए। अभी मेरे पास काफी घंटे बचे हुए हैं। सेकंड नंबर आता है एस का। एस में बाहर के लिए 1800 यूनिट्स बनाऊं और एक यूनिट को बनाने के लिए आवर्स लगते हैं मेरे 3, तो 5400 आवर्स इसमें चले गए, 5 5 10 और 1 11,000 घंटे चले गए। इसके बाद थर्ड नंबर आता है क्यू का। क्यू की डिमांड है 3500 यूनिट। 3500 इंटू 4 करता हूं तो 14,000 आता है, बट मेरे पास बैलेंसिंग फिगर में केवल और केवल 13,000 घंटे बचे हैं। तो इन 13,000 घंटों में 4 के हिसाब से मैं 3250 यूनिट बना पाऊंगा क्यू की, जबकि डिमांड 3500 की है। तो सर यहां पे अगर मैं बात करूं, मेरे पास एस के लिए घंटे स्पेयर तो है ही नहीं, और मुझे क्या कराना पड़ेगा, मुझे अगर एस बनाना है डिवीजन बी के लिए तो मुझे क्यू से सेक्रीफाइस कराने पड़ेंगे जितने भी घंटे चाहिए। तो इसके लिए सिंपल अगर मैं कहूं तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगा सर? अगर हम 2000 यूनिट ट्रांसफर करें एस को, तो वो 2000 यूनिट पहले तो बनाएंगे। बनाने की कॉस्ट 2000 इंटू 185, 3,70,000 की कॉस्ट आएगी। फिर मुझे 6000 घंटे चाहिए, और वो 6000 घंटे में लीस्ट जो रैंकिंग होगी उससे लूंगा, दैट इज क्यू से लूंगा। क्यू की एक यूनिट से मैं कमा लेता हूं 8.75, तो एक यूनिट से नहीं, एक घंटे से मैं कमा लेता हूं, एक घंटे से ही है 8.75, तो 6000 घंटों से मैं इसमें कमा पाता 52,500, जो मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। 52,500 मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो 4,22,500 की कॉस्ट आएगी। 4,22,500 2000 यूनिट के लिए, तो मैं 211.25 जो है वो ट्रांसफर प्राइस रखूंगा। यही सिमिलरली अगर मेरे पास घंटे अवेलेबल हो 32,000 आवर्स, तो मैं फिर से एक बार चेक करूंगा। सबसे पहले तो मैं आर बनाऊंगा। सबसे पहले आर की रैंकिंग थी आई थिंक सर, यस, आर और एस तो इतना ही बनेगा। 5600 और 5400 घंटे तो इसी में जाने हैं, 5600 और 5400 घंटे तो इसी में जाने हैं। लेकिन अब मैं जो क्यू था वो 3500 यूनिट बना लूंगा। 3500 इंटू 4, 14,000 घंटे इसमें चले जाएंगे, तो मेरे पास 7,000 घंटे बैलेंसिंग फिगर में जो बचेंगे उसमें मैं पी भी बना लूंगा। कितना बना लूंगा सर? एक यूनिट की पी की बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, तो मैं कुछ यूनिट इसकी बना लूंगा 7000 डिवाइड बाई 3 करके 2,333 के आसपास इसकी यूनिट में बना लूंगा। ठीक है। अब अगर मैं सेक्रीफाइस करवाऊंगा आवर्स तो पी से करवाऊंगा, तो कॉस्ट मेरी 370 तो यही आएगी। लेकिन अब जब मैं 6000 घंटे पी से सेक्रीफाइस कराऊंगा तो पी एक घंटे में कितना कमा के देता है? 6.67। तो 6000 घंटों में कितना कमा के देता? 40,000। वो 40,000 मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से 40,000 आ जाएगा। 4,10,000 रुपए कॉस्टिंग आएगी 2000 घंटों के लिए, तो 205 रुपए का ट्रांसफर प्राइस में डिसाइड करूंगा। क्वेश्चन सिंपल है, 14 मार्क्स के हिसाब से तो कुछ ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन तो आप अपनी क्लासेस में अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के आपको 2 पार्ट यहाँ पे कर दिए। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं, सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं एन एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट्स इज अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ऑन ए सेल ऑफ 12 लाख। 12 लाख रुपए की सेल पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे। सेलिंग प्राइस 40 रुपए पर गारमेंट है, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए पर गारमेंट है, तो अभी तो 10 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। द एक्सपोर्टर इनकर्स an additional fixed cost of ₹3 lakh on product improvement which also enable him to economize ₹5 in per garment variable cost। कहते हैं 3 लाख रुपए एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट लगाएंगे जिससे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होगा, और आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो पहले 30 रुपए आ रही थी वो 5 रुपए कम होकर 25 रुपए रह जाएगी। एज पर ट्रेड एग्रीमेंट द सेल ऑफ हिज गारमेंट्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू द ओल्ड वैल्यू ऑफ 12 लाख। सेल 12 लाख ही रहनी है। क्वेश्चन की डिमांड है इवेल्युएट द सेलिंग प्राइस पर गारमेंट सो दैट द एक्सपोर्टर अर्न द सेम प्रॉफिट एट द सेम सेल वैल्यू। कहते हैं सेम सेल वैल्यू रहेगी 12 लाख, सेम प्रॉफिट कमाना है मतलब 1 लाख, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा?
तो सर सिंपल सी बात है, आप इसके लिए अगर सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, राइट, यही होता है। सेल क्वेश्चन ने कह दिया भाई 12 लाख ही रखनी है आपको। फिक्स्ड कॉस्ट पहले आपकी चल रही थी, सर फिक्स्ड कॉस्ट आपकी पहले कितनी चल रही थी वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी थोड़ी सी, वो कैलकुलेट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार सॉल्यूशन में दिखाता हूं आपको। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 2 लाख रुपए कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे सर, सेल थी 12 लाख, वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो सेल 12 लाख रुपए थी 40 रुपए के हिसाब से, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 40, 30,000 यूनिट बेच रहे थे, 30 रुपए वेरिएबल कॉस्ट थी, तो 30,000 इंटू 30, 9 लाख रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी। कंट्रीब्यूशन आप कमा लेते थे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है कंट्रीब्यूशन, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया था 12 माइनस 9, 3 लाख रुपए का। ठीक है, अब आपके पास प्रॉफिट गिवन था 1 लाख का, तो सर अगर कंट्रीब्यूशन 3 लाख है, प्रॉफिट 1 लाख है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई, 2 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट पहले आपकी 2 लाख थी, 3 लाख रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और बढ़ गई, तो 5 लाख रुपए फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, प्लस आपको प्रॉफिट तो अभी भी 1 लाख रुपए ही कमाना है, डिवाइडेड बाई अगर मैं कैलकुलेट कर लूं पीवी रेशियो, तो यहां से मुझे पीवी रेशियो पता चल जाता है वो आराम से। 12 लाख है और इधर ये है 2 3 5 और 1 6 लाख, तो सर 50% आ गया पीवी रेशियो। पीवी रेशियो अगर 50% है, नई वेरिएबल कॉस्ट आपकी 25 रुपए होगी, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 50 रुपए। सिंपल सी बात है, क्योंकि पीवी रेशियो 50%, फॉर्मूला रखोगे कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100 रखोगे, आपका पीवी रेशियो अगर 50% है, मतलब 50% पीवी रेशियो, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50% है, तो सेलिंग प्राइस आपकी क्या होगी, 50 रुपए पर यूनिट आ जाएगी। आप ये सॉल्यूशन पूरा देख सकते हो कि पीवी रेशियो यहाँ पे निकाला है 50%, और अकॉर्डिंगली आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 50 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा। मतलब काफी सिंपल है, कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही यहाँ पे की गई है, बट आप एक बार देख सकते हो, बहुत इजीली आप सेल का फॉर्मूला यूज करके पीवी रेशियो और पीवी रेशियो की हेल्प से आप इजीली अपना सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 4B, तो ये भी क्वेश्चन आपने ऑलरेडी करा हुआ है। सुषमा प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड in a year 15,000 units of a particular product fetching a sale value of 15 लाख। सर अभी 15,000 यूनिट बनाकर बेच रहे हैं, 15 लाख रुपए की सेल वैल्यू है। सिंपल सी बात है, 100 रुपए का सेलिंग प्राइस है। आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट मटेरियल 30% ऑन सेल वैल्यू, 15 लाख का 30% 4.5 लाख रुपए, डायरेक्ट लेबर 20% ऑन सेल वैल्यू 3 लाख, वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपए पर यूनिट 1.5 लाख रुपए। कंपनी अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 16.67%, नहीं है ये 16.67 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर है। तो इतने डेटा से आप इजीली क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन कर पाओगे। अगर मैं इसका आंसर आपको दिखाऊं तो मटेरियल 4.5 लाख रुपए, 15 लाख का 30%, लेबर 15 लाख का 20%, वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपए पर यूनिट 1.5 लाख रुपए, कितना आ गया, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन आ गया, 15 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट वो सेल्स वैल्यू है, 9 लाख रुपए की आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, 6 लाख रुपए आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। प्रॉफिट क्वेश्चन ने कहा 16.67 पर यूनिट है, पर यूनिट है, और नंबर ऑफ यूनिट कितनी है आपकी 15,000। सर 15,000 इंटू 16.67 अगर आप करते हो तो ये आ जाता है आपका 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में आपको आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पता चलेगी, सबसे पहले 3.5 लाख रुपए। अब क्वेश्चन का कहना है द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑफ 20,000 यूनिट्स पर एनम। आप बनाकर तो 15,000 यूनिट बेच रहे हो, लेकिन आपकी कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स की है। इन केस द डिमांड एक्सीड द मैक्सिमम आउटपुट, मतलब अगर डिमांड 20,000 यूनिट से भी ज्यादा गई, न्यू इक्विपमेंट विल बी रिक्वायर्ड विच विल कॉस्ट रुपी 10 लाख एंड विट विल हैव ए लाइफ ऑफ 10 ईयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। अगर डिमांड 20,000 यूनिट से भी ज्यादा गई तो आपको एक नया इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, 10 लाख रुपए उसकी कॉस्ट होगी, 10 साल की लाइफ होगी, मतलब हर साल आपको 1-1 लाख रुपए डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। ए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर is willing to place an order on the company for 10,000 units per year regularly at 90% of the present selling price। एक रेगुलर एक कस्टमर है नया जो आपको हर साल 10,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, वो भी 90% ऑफ प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। प्रेजेंट सेलिंग प्राइस 100 रुपए चल रहा था, मतलब 90 रुपए में प्लेस करना चाहता है। बट आप 15,000 तो पहले से ही बेच रहे हो, अगर 10,000 यूनिट का ऑर्डर आया तो ये 25,000 हो जाएगी, जो कि 20,000 से ज्यादा चली जाएगी, तो आपको ये इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा। विच विल बी इफ एक्सेप्टेड ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग मार्केट फॉर 15,000 यूनिट्स। ये 10,000 यूनिट 15,000 से ऊपर है, तो इसका मतलब टोटल आउटपुट आपको 25,000 यूनिट का बनाना पड़ेगा।
यहां पे ध्यान देना, क्या कहते हैं, कहते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर और नॉट द न्यू ऑर्डर मटेरियलाइज, कहते हैं नया ऑर्डर मिले चाहे ना मिले, ये कॉस्ट तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मटेरियल 10% बढ़ेगा, लेबर 25%, ओवरहेड 50,000 रुपए से बढ़ेंगे, ये कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी चाहे आपको नया ऑर्डर मिले ना मिले। लेकिन इफ द ऑर्डर ऑफ एडिशनल 10,000 यूनिट इज एक्सेप्टेड, अगर आप 10,000 यूनिट का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिक्स्ड ओवरहेड विल इंक्रीज बाई अनदर ₹50,000 बाई वे ऑफ इंक्रीज्ड एडमिन एक्सपेंसेस। ये 50,000 तो ऐसे ही बढ़ेगा, अगर ये ऑर्डर लोगे तो 50,000 रुपए और बढ़ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट द न्यू बिजनेस एट द स्टिपुलेटेड प्राइस, 90 रुपए में लेना है कि नहीं लेना वो बताओ, या फिर डिक्लाइन द न्यू ऑफर, या फिर नए ऑफर को डिक्लाइन कर दें, एंड मेक ए कॉन्सर्टेड सेल्स ड्राइव टू सेल द प्रेजेंट अनयूज्ड कैपेसिटी। अभी आपकी 20,000 की कैपेसिटी है बट बेच रहे हो 15,000 ही, तो जो अनयूज्ड कैपेसिटी है 5,000 उसको बेचने की कोशिश करें एट द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस 100 रुपए में, लेकिन इसके लिए आपको 60,000 रुपए का खर्चा अलग से करना पड़ेगा। इग्नोर द फाइनेंशियल चार्जेस ऑन द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एंड assume there is no opening and closing inventory. Variable cost will increase in direct proportion to output. सर ये चीजें नहीं भी लिखी हुई हो तो भी जबरदस्ती हम नहीं लेने वाले। तो आपके सामने सिचुएशन है 3 कि सर एक तो प्रेजेंट कैपेसिटी 15,000 यही चलने दूं, एक मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब 20,000 यूनिट्स बना लूं, एक 15,000 अभी बेच रहा था 10,000 वाला जो नया ऑर्डर है वो भी कंसिडर कर लूं। 15,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट और 25,000 यूनिट। सेल वैल्यू सर 15,000 यूनिट बिक रही थी 15 लाख में, 20,000 बेचूंगा तो 20 लाख में बिक जाएगी, ये 25 बेचूंगा तो 15,000 तो 15 लाख में बिक जाएगी, और बची हुई 10,000 90% मतलब 90 रुपए में बिकेगी 9 लाख में, तो 24 लाख रुपए सेल वैल्यू जनरेट होगी। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल की मैं बात करूं तो मटेरियल आपका पहले 4.5 लाख रुपए चल रहा था, जो कि एज पर क्वेश्चन आपकी वो कॉस्ट बढ़ जानी है 10% से, तो 495 तो सर हो ही जाना है। 495 जो वो 15,000 का है, तो 20,000 की अगर मैं बात करूं तो 660 हो जाएगा, और अगर आप 25,000 की बात करोगे तो 495 तो कॉस्ट है ही 15,000 यूनिट की, 10,000 की भी 495 अगर 15,000 की है तो 10,000 की कितनी होगी सर 3,30,000 अलग से ऐड कर दिया। लेबर की अगर बात करें तो लेबर जो है वो आपका बढ़ा देना था आपको 25% से, तो लेबर की आपकी पहले कॉस्ट कितनी आ रही थी सर, लेबर की आपकी पहले ही कॉस्ट आ रही थी 3 लाख रुपए, तो 3 लाख को अगर 25% से मैं बढ़ा देता तो 3,75,000 तो वैसे ही हो जाना है। 3,75 15,000 यूनिट के लिए, तो 20,000 यूनिट के लिए आ जाएगा 5 लाख रुपए। ये 25,000 की बात करें तो 3,75 तो 15,000 के लिए, जो एडिशनल 10,000 बनाओगे तो सर 3,75 है 15 के लिए, तो 10,000 के लिए इट विल बी 2,50,000 अलग से। वेरिएबल ओवरहेड सिंपल है, 10 रुपए पर यूनिट, तो 15,000 के 1.5 लाख, 20,000 के लिए 2 लाख, तो 25,000 के लिए 2.5 लाख। फिक्स्ड ओवरहेड की अगर बात करें तो फिक्स्ड ओवरहेड आपने पहले ही यहाँ पे कैलकुलेट किए थे 3.5 लाख रुपए, और क्वेश्चन ने कहा था कि सर 3.5 लाख रुपए तो पहले थे ही, 50,000 रुपए तो बढ़ी जाने हैं, ध्यान देना 50,000 रुपए तो बढ़ी जाने हैं, तो ये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक भी है, अगर आप सेल ड्राइव करते हो मतलब 15,000 से 20,000 जाते हो तो क्वेश्चन ने बोला ही है कि 60,000 रुपए का खर्चा है, 60,000 रुपए का खर्चा है, लेकिन क्वेश्चन ने यह भी तो बोला था कि अगर आप ये ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे तो अनदर 50,000 का खर्चा होगा, वो यहाँ पे दिखाना ये भूल गए, ये यहाँ पे दिखाना भूल गए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 50,000 रुपए का और एडिशनल खर्चा भी है फिक्स्ड कॉस्ट का। अगर आप 15,000 से ऊपर यूनिट बनाओगे, 20,000 से ऊपर यूनिट बनाओगे, तो क्वेश्चन ने कहा था 10 लाख का इक्विपमेंट खरीदना है, 10 साल की लाइफ है तो 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन भी लग जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो ये 80,000, ये 180, ये 2 लाख नहीं, ये 1.5 लाख रुपए आएगा। तो ये छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, हालांकि डिसीजन बिल्कुल ठीक है, डिसीजन है इट विल बी एडवाइजेबल फॉर द कंपनी नॉट टू एक्सेप्ट द ऑफर, क्योंकि इसमें तो 1.5 लाख की प्रॉफिट है। द कंपनी शुड इंस्टेड टू सेल 20,000 यूनिट एट 100, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 15,000 रुपए लेना भूल गए थे, इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में भी ये प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखी है, हालांकि डिसीजन वहां पे भी ठीक दिया हुआ है, अपनी क्लासेस में हमने करवाया है ये क्वेश्चन, तो वहां पे आपको ठीक करवा के ही सही कैलकुलेशन के साथ ही करवाया गया।
इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हो तो दैट इज फुल्ली डेडिकेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्टैंडर्ड ये है कि नंबर इन द गैंग 80 men 40 वुमेन, वेजेस रेट पर आवर 45 एंड रुपी 40 फॉर वुमेन, आउटपुट पर गैंग आवर 50 यूनिट्स, गैंग आवर इन ए 5 day वीक 40। एक्चुअल में नंबर ऑफ वर्कर इन द गैंग 64 मैन इन 56 वुमेन थी, रेट है 50/25। एक्चुअल गैंग आवर्स पेड किया आपने 40 घंटों के लिए, बट वर्किंग केवल 39 घंटों की हुई और आपने 2400 यूनिट बनाई है। तो सर इसके लिए सबसे पहले तो बेस्ट यही है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड गिवन है वो अगर लिखता हूं तो ये है मैन, ये है वुमेन। 80 मैन 40 आवर्स की वर्किंग, तो 3200 घंटे बनते हैं सर। 40 वुमेन 40 आवर्स 1600 घंटे बनते हैं, ठीक है। रेट है इनके 45 और 40। सर ऐसे जरूरत नहीं है लिखने की। आउटपुट की मैं बात करूं तो पर आवर 50, तो 40 घंटों में 2000 यूनिट, ऐसा कुछ है स्टैंडर्ड। एक्चुअल की अगर मैं बात और पहले स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल देख लूं, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल देख लूं तो सर 3200 घंटे में 2000 यूनिट की बात चल रही है। तो आपने बनाई 2400 यूनिट, तो 2400 यूनिट के लिए 3840 आवर्स होने चाहिए। एट द रेट ऑफ 45 आपकी कॉस्ट आ जाएगी ये 1,72,800, और ये 1600 आवर्स से 2000 के लिए, तो 2400 के लिए इट शुड बी 1920 आवर्स, ठीक है। एट द रेट ऑफ ₹40 ये कॉस्ट आ जाएगी आपकी 76,800। तो ये कॉस्ट का टोटल भी कर देता हूं 249,600। अगर आप आरएसएस निकालोगे, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालोगे, तो टोटल एक्चुअल आवर्स देख लो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्चुअल वर्किंग आवर्स, आइडल आवर्स भी लिख लेता हूँ, रेट भी लिख लेता हूँ और अमाउंट भी लिख लूंगा। एक्चुअल वर्किंग आवर्स की बात करें तो 64 मैन 39 आवर्स की वर्किंग करिए। 64 मैन 39 आवर्स की, तो 2496, दिस इज फॉर मैन, दिस इज फॉर वुमेन। 56 वुमेन अगर 39 आवर्स की वर्किंग करे तो इट विल बी 2184, जिसका टोटल आ गया 4680। 4680 को अगर प्रोपोर्शनेट किया जाए स्टैंडर्ड में, तो सर स्टैंडर्ड का प्रोपोर्शन है 2:1। तो 4680 डिवाइड बाई 3 into 2, इट विल बी 3120 एंड इट विल बी 1560 आवर्स। आइडल आवर्स की बात करें तो 1 घंटे का आइडल टाइम है, तो 64 मैन के लिए 64 आवर, 56 के लिए 56। रेट की बात करें तो 50 और 25 का रेट है आपका। तो पेमेंट करोगे आप, पेमेंट करने के आवर्स जो होंगे वो होंगे 2496 प्लस 64, क्या आ जाएगा 2560 आवर्स। 50 रुपीज के अकॉर्डिंगली कॉस्ट आ जाएगी 1,28,000, और 2184 प्लस 56 ये आवर्स हो जाएंगे 2240। सर 25 रुपए के हिसाब से इट विल बी 56,000। तो सर ये कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1,84,000 की, ठीक है। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है सर। अपने को यहाँ पे लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट करके देने हैं, तो आप एक बार इनकी कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। अगर मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बात करूं तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 249,600 माइनस एक्चुअल कॉस्ट है 184, तो 249,600 माइनस 184 ये आ जाएगा 65,600 फेवरेबल। इसके बाद अगर लेबर रेट वेरिएंस की बात करें तो स्टैंडर्ड रेट 45 माइनस एक्चुअल रेट था आपका 50 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल पेड आवर 2560, ये आ जाएगा 12,800 एडवर्स। वुमेन के लिए बात करें तो स्टैंडर्ड रेट 40 रुपए, एक्चुअल रेट 25 रुपए, मल्टीप्लाई बाय आवर्स थे टोटलिटी में 2240, 33,600 फेवरेबल आ जाएगा। दोनों का टोटल करोगे तो ये 20,800 फेवरेबल आ जाएगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स 3840 माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर 2496 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 45, 60480 फेवरेबल, 60480 फेवरेबल। वुमेन की बात करें तो स्टैंडर्ड आवर्स 1920 माइनस एक्चुअल आवर्स 2184 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 40 रुपए का 10,560 एडवर्स।
टोटल करोगे दोनों का तो ये 49,920 फेवरेबल आ जाएगा। आइडल टाइम वेरिएंस सिंपल ही होता है सर, आइडल आवर्स है 64 इंटू 45, 64 इंटू 45 2880 आ जाएगा, एडवर्स ही होता है। और इसके 56 इंटू 40, 56 इंटू 40 2240 एडवर्स, दोनों का टोटल 5120 एडवर्स आ जाएगा। मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस का सर फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, तो 3120 माइनस एक्चुअल आवर्स 2496 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 45 रुपए है, 28,080, 28,080, 28,080 फेवरेबल। और वुमेन के लिए आ जाएगा आपका 1560 RSH माइनस एक्चुअल आवर्स 2184 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 40 रुपए का, ये आ जाएगा 24960 एडवर्स, नेट आ जाएगा आपका 3120। यील्ड वेरिएंस इन्होंने एक साथ निकाला है, मैं अलग अलग निकाल दूं। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड माइनस RSH, स्टैंडर्ड है 3840 माइनस RSH है 3120 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये आ जाएगा 32,400 तो फेवरेबल, 32,400 तो फेवरेबल, प्लस वुमेन के लिए अगर बात करें तो स्टैंडर्ड आवर्स थे 1920 माइनस RSH थे 1560, स्टैंडर्ड रेट है 40 रुपए का, तो ये भी फेवरेबल, ये 14,400 फेवरेबल, तो दोनों का एडिशन कर लोगे तो सर ये आ जाएगा आपका 46,800 फेवरेबल, 46,800 फेवरेबल। बस इस तरीके से आप अपने 500 वेरिएंसेस कैलकुलेट करके दे सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बेटर ये टेबल ही रहती है, बाकी आप चाहो तो इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे इंस्टीट्यूट ने अलग अलग कैलकुलेशन करी है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में तो फिर से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिख रहा है आपको 7 मार्क्स का, और पार्ट बी जो है उसमें आपको कैश बजट का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 7 मार्क्स का। मटेरियल का क्वेश्चन फिर से इजी है, जेड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ इट इज मटेरियल वाई 60% एट द रेट ऑफ 15, मटेरियल वाई 40% एट द रेट ऑफ 10, नॉर्मल लॉस आपका 20% चला जाएगा। तो अगर मैं इसमें भी बनाऊं तो स्टैंडर्ड सर अगर इनपुट में टोटल 100 लेके चलता हूं तो मेरा मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई, एक्स हो गया 60, ये हो गया 40, तो मेरे को आउटपुट जनरेट हो गया 80 का 20% लॉस के बाद। एक्चुअल में आपने मटेरियल एक्स यूज किया है 210, ये आपका एक्चुअल आ जाएगा, और ये 190, इसका रेट है 16 रुपए, इसका रेट है 10.5 का, ये टोटल हो गया सर 400। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 210 इंटू 16 इट विल बी 3360, और 190 इंटू 10.5 ये आ जाएगा आपका 1995, टोटल हो गया आपका 5355। एक्चुअल में आउटपुट आपका 330 का है, तो अगर आप स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कैलकुलेट करोगे तो 60 है 80 के लिए, तो 330 के लिए इट शुड बी 247.5, और अगर 40 है 80 के लिए तो 330 के लिए इट विल बी 165। रेट की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड रेट आपके चल रहे हैं 15 और 10, तो ये तो हो गए 1650, और 247.5 इंटू 15 इट विल बी 3712.5। RSH अगर आप अलग से कैलकुलेट करते हो तो RSH एक्स और वाई की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल क्वांटिटी आपने कंज्यूम की है 400, अगर इसको स्टैंडर्ड में रखा जाए 3:2 के प्रोपोर्शन में तो 400 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 240 ये आ जाता है, और बचा हुआ 160 ये आ जाता है। क्वेश्चन का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करके दो तो इसका भी टोटल कर लो, 3712.5 प्लस 1650, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी सर 5362.5, एक्चुअल कॉस्ट है 5355, इस 7.5 रुपए फेवरेबल आ जाता है आपका मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल का जो कॉस्ट वेरिएंस है, मटेरियल का जो कॉस्ट वेरिएंस है वो आपका 7.5 फेवरेबल आ जाता है। सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए अगर आप जाओगे तो स्टैंडर्ड प्राइस आपका था 15 रुपए का, एक्चुअल प्राइस 16 का एक्स के लिए, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी 210, तो 210 रुपए एडवर्स आ गया एक्स के लिए। और वाई की अगर बात करें तो 10 इज द स्टैंडर्ड प्राइस, 10.5 इज द एक्चुअल प्राइस, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड 190, 95 एडवर्स आ गया, तो दोनों का टोटल आ गया 305 एडवर्स। अगर आप यूसेज वेरिएंस के लिए जाओगे तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 247.5 फॉर एक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 210 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 15, इट विल बी 562.5 फेवरेबल। एंड यही वाई के लिए अगर कैलकुलेशन करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 165, एक्चुअल क्वांटिटी 190 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 10, इट विल बी 250 एडवर्स,
तो नेट आ जाएगा ये 312.5 एडवर्स। इसके बाद मिक्स वेरिएंस के लिए जाओगे तो फॉर्मूला होता है RSH माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। RSH है 240 फॉर x, एक्चुअल क्वांटिटी है 210, मल्टीप्लाई तो स्टैंडर्ड प्राइस से ही करते हैं 15, तो इट विल बी 450 फेवरेबल। अगर y की बात करें तो RSH है 160, एक्चुअल क्वांटिटी आपका 190, स्टैंडर्ड प्राइस आपका 10, तो इट विल बी 300 एडवर्स। नेट किया तो ये 150 फेवरेबल आ गया। यील्ड वेरिएंस की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटलिटी में कैलकुलेशन करी हुई है, मैं अगर इंडिविजुअली आपको करके दिखाऊं तो फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी 247.5 फॉर x माइनस RSH 240 मल्टीप्लाई तो स्टैंडर्ड प्राइस ही रहेगा 15, 112.5 112.5 फेवरेबल प्लस y के लिए अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 165 माइनस 160 इज द RSH मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 10, तो इट विल बी 50 फेवरेबल। तो सर ये आ जाएगा आपका 162.5 फेवरेबल, 162.5 फेवरेबल। आप इजीली कहीं ना कहीं इस डेटा से ज्यादा बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे इन कंपैरिजन की आप अलग अलग ये कैलकुलेशन करोगे। बाकी जैसे आपको कंफर्टेबल फील है, जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वैसे ही आप कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बी पार्ट भी देख ले साथ के साथ, दैट इज कैश बजट। सिंपल क्वेश्चन है कैश बजट में। कहते हैं जी कंपनी लिमिटेड विशेष टू अरेंज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज विद इट्स बैंकर फ्रॉम द पीरियड अगस्त टू अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने के लिए, व्हेन इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली फॉर स्टॉक, प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द अबव पीरियड। मतलब 3 महीने का कैश बजट बनाना है अगस्त सितंबर अक्टूबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सर आपको मंथ तो काफी सारे दिए हैं जून से दिसंबर, सेल्स, परचेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। सबसे पहले तो कहते हैं कैश इन हैंड 25,000 रुपए स्टार्टिंग में, सबसे पहले तो 25,000 रुपए ये कंसिडर आप कर लोगे। इसके बाद कहते हैं 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल एंड रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। सर 50% एक महीने में और 50% 2 महीने में, तो अगस्त में मुझे जुलाई का 50% और जून का 50% मिलेगा, तो 1,80,000 का 50% और 1,92,000 का 50%, तो सर ये 186 मिलेगा मुझे टोटलिटी में। सितंबर में मुझे अगस्त का 50%, 1,08,000 का 50% और जुलाई दैट इज 1,92,000 का 50%, तो टोटल मुझे 1,50,000 मिलेगा। और अक्टूबर में मुझे सितंबर का 50%, 174 का 50% और अगस्त का दैट इज 1,08,000 का 50%, तो टोटल मुझे 141 मिलेगा। तो ये 2,11,000 इसका टोटल आ गया। इसके बाद आगे पढ़े तो कहते हैं क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। तो अगस्त में मैं पे करूंगा जुलाई का, तो 14,000, 11,000 और 12,000, 14,000, 11,000 और 12,000। ये मैंने वेजेस देख ली शायद, परचेजेस की फिगर ये है अगस्त में जुलाई से 144, 243 और 246, 144, 243 और 246। वेजेस भी एक महीने का ही होगा, जिसकी वजह से आपको, क्योंकि क्वेश्चन का लेग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हाफ मंथ है, अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ है। तो पहले अदर एक्सपेंसेस अगर मैं कर दूं मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर, तो ये तो 14, 11, 12 हो ही गया। ये आ जाएगा 1,000, 1,500 और 2,000, 1,000, 1,500, 2,000 और ये आ जाएगा 4,000, 2,000 और 5,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हाफ मंथ है। जब भी हाफ मंथ होता है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इसका कॉन्सेप्ट होता है 50% इन सेम मंथ एंड 50% इन नेक्स्ट मंथ। तो अगस्त में आप 50% अगस्त का और 50% पिछले महीने का पे करोगे। 4,000 का 50% 2,000, 3,000 का 50% 1,500, 3,500 रुपए पे करेंगे। सितंबर में सितंबर का 50% 2,250 और पिछले महीने का 50% 1,500, 3,750 रुपए पे करेंगे। अक्टूबर में अक्टूबर का 50% 2,500 और 2,250, सर ये आ जाएगा 4,750। ये टोटल पेमेंट करके कैश बैलेंस बचा 44,500 जो ओपनिंग बन गया, इसका प्लस माइनस किया, सितंबर का क्लोजिंग आ गया नेगेटिव में, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया तो अक्टूबर का भी आपको क्लोजिंग पता लग गया। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन गिवन था। ये आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और ये आपको सेल्स का वर्किंग यहाँ पे गिवन है। तो काफी इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको कैश बजट में से देखने को मिल रहा था। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में से और पार्ट बी आपको लर्निंग कर्व में से देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7A,
ABC Limited has provided the following data for the financial year ending 31st March 2024. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट, ट्रेड पेबल्स, इधर फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट आपको देखने को मिल रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 1000 लाख, इंटरेस्ट है 20 लाख रुपए का, ठीक है। 200 का 20 लाख मतलब 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। टैक्स का रेट है 35.875, रिस्क फ्री रेट है 10%, मार्केट रेट है 15%, बीटा है आपका 1.4। आपको ईवीए निकालना है। सर ईवीए का फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आपके पास गिवन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको अगर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करूं तो टैक्स का रेट तो आपके पास गिवन ही है, तो 1000 माइनस 35.875%, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 641.25। सीधा सीधा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका 641.25 सीधा सीधा, ठीक है। काफी सारी कैलकुलेशन इन्होंने यहां पे करी है। सिंपल अगर मैं कहूं तो 641.25 मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, जो फिलहाल मुझे इसके अंदर दिखाई दे नहीं रहा, कहां पे लिखा हुआ है, ये रहा। ये 641.25 जो है ये मुझे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता लग गया। माइनस इसमें से आप करते हो कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय WACC का रेट। सर कैपिटल इंप्लॉयड भी बहुत इजीली आ गया मेरे पास। कैपिटल इंप्लॉयड होता है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या फिर आप इधर से कैलकुलेशन करोगे तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट 3200 है, या इधर से करोगे तो 3250 माइनस 50। सिंपल कहूं तो कैपिटल इंप्लॉयड आपकी 3200 आ रही है। कैपिटल इंप्लॉयड जो है वो आपकी 3200 कैलकुलेट होकर आ रही है। ये 3200 कैपिटल इंप्लॉयड यहाँ पे निकाली हुई है। मल्टीप्लाई मुझे चाहिए WACC का रेट। WACC के रेट के लिए मुझे KE के लिए तो यहाँ पे CAPM का डेटा दिखाई दे ही रहा है, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, 1.4 इंटू 5 प्लस में 10, तो 17% का KE कैलकुलेट होके आ जाएगा। RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ऊपर ही कैलकुलेशन करी होगी, ये रहा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 17% का। और अगर कॉस्ट ऑफ डेट की मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ डेट आपको यहां पे सीधा सीधा पता लगी गया था, 200 पे 20 लाख है, इसका मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसको आफ्टर टैक्स करोगे तो 10 माइनस 35.875 टैक्स का रेट है, तो ये आ जाएगा 6.4125। 6.4125% का आपका KD आ जाएगा। बस इसके बेसिस पे आप अगर अपना स्टेटमेंट बनाओगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट के लिए सर यहां पे आप देख सकते हो 3000 रुपए तो आपका इक्विटी है और 200 आपका डेट है, तो 3000 डिवाइड बाई 3200 इंटू 17% और 200 डिवाइड बाई 3200 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ डेट 6.4125%। ये आपका WACC का रेट आ गया 16.33828। तो सिंपल आपको करना क्या है, जो NOPAT आपने निकाला है उसमें से माइनस कर दो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितनी थी 3200, और उस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट कितना अप्लाई करना है आपने 16.33828। ये 522.825 आ जाएगा, तो दैट विल बी योर आंसर 118.2425, दैट विल बी योर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, बाकी आप इसको कम कैलकुलेशन में भी कर पा रहे हो, ठीक है, कर पा रहे हैं। इसके साथ आपका एक छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन ही लर्निंग कर्व का अटैच है। कहते हैं फर्म रिसीव्ड एन ऑर्डर टू मेक एंड सप्लाई 8 यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, 8 यूनिट बनाकर बेचनी है अभी तो, विच इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट लेबर ऑपरेशन। पहली यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगेंगे। इट इज अंडरस्टूड दैट दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज सब्जेक्ट टू 80% का लर्निंग रेट अप्लाई होता है। तो पहले तो आप 1 यूनिट से स्टार्ट करके 8 यूनिट तक जा सकते हो। तो पहली यूनिट पे 10, तो डबल करोगे 2 तो 10 का 80%, 2 से 4 पे जाओगे 8 का 80%, 4 से 8 पे जाओगे तो 6.4 का 80%, 5.2। तो 8 यूनिट को बनाने में टोटल टाइम कितना लगा 40.96 आवर्स। वर्कर्स आर गेटिंग ए वेज रेट ऑफ 12 रुपए पर आवर, तो 40.96 आवर्स, रेट 12 रुपीज का, कॉस्ट आएगी 491.52। पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की यही है। फिर कहते हैं अगर मेरे पास फिर से 24 यूनिट का रिपीट ऑर्डर आए, तो 8 यूनिट बनाने के बाद 24 यूनिट ऑर्डर आने का मतलब 32 तक जाना है आपने।
तो 8 से 16 पे जाओगे तो 5.12 का 80%, 16 से 32 पे जाओगे तो 4.096 का 80%, 3.2768 मल्टीप्लाई बाय 32, टोटल टाइम है 104.86, जिसमें से 8 यूनिट का टाइम था 40.96, तो अगली 24 यूनिट बनाने में 63.9 का टाइम लगा है। 12 रुपए के हिसाब से कॉस्ट आएगी 766.8। ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है लर्निंग कर्व में से। और इवन मैं क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट की बात करूं तो जैसा कि हमें पता है सर, क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है उसमें पार्ट ए प्रैक्टिकल और बी आपको थ्योरी देखने को नॉर्मली मिलता है। और पार्ट ए काफी इजी है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए कंपनी। ये आपको सेल वॉल्यूम बता दिया और ये इतनी इतनी आप सेल कर पाओगे इसकी प्रोबेबिलिटी बता दी है। प्रोजेक्टेड सेल एंड कॉस्ट आर, सेलिंग प्राइस 6 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 3.5 है, तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है पर यूनिट वो 2.5 रुपए आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 34,000 है। अब क्वेश्चन में डिमांड तो नहीं पूछी, बट डिमांड ये है, पहली डिमांड तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेंगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट 34,000 डिवाइड बाई 2.5 आप करोगे तो ये आएगा 13,600। तो 13,600 यूनिट में यहां पे भी सेल कर सकता हूं, यहां पे भी कर सकता हूं, यहां पे भी कर सकता हूं। तो इन तीनों प्रोबेबिलिटी का एडिशन कर लो, 25, 30, 20, 25 प्लस 30, 55 प्लस 20, 75% इज द प्रोबेबिलिटी कि आप ब्रेक इवन अचीव कर लोगे। फिर क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट इसमें ये होनी चाहिए कि सर मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी कमाना है। आपको 34,000 की फिक्स कॉस्ट, 10,000 का प्रॉफिट चाहिए और 2.5 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 17,600 यूनिट आपको बेचनी पड़ेगी। 17,600 यूनिट से ज्यादा केवल 18,000 है, तो 20% इज द प्रोबेबिलिटी कि आप 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लोगे। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में डिमांड नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन करा हुआ है। लास्ट में थ्योरी क्वेश्चन है, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे गिवन है 9 पॉइंट्स में, ये आप एक बार रीड करके देख सकते। तो ये आपका सिंपल सा ही मैं कहूंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 आपको दिया है। इसमें न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एज सच मुझे यहाँ पे कोई दिखाई दे नहीं रही। काफी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन के लिए मैं यही कहूंगा कि आप अगर इस तरीके से डेटा बनाकर करोगे कैलकुलेशन तो थोड़ा आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। बाकी आपने कहीं और से पढ़ा है, किसी अदर वे में आपको पढ़ाया गया है, तो आप अपना जो भी वे है वो फॉलो कर सकते हो। आंसर शुड बी सेम। लास्ट में कहना चाहूंगा, अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था लाइक बटन प्रेस करके जाना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही आपके एग्जाम कंप्लीट होंगे उसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे सजेस्टेड आंसर्स। एमसीक्यू मैं कोशिश करूंगा जिस दिन पेपर हो उसी दिन, अगर मेरी अवेलेबिलिटी हुई तो। अगर कहीं बाहर चला गया तो मे भी ना प्रोवाइड करा पाऊं, बट जैसा कि हम हर बार एग्जाम खत्म होने के बाद आपको सजेस्टेड आंसर्स प्रोवाइड कराते हैं, 100% डिटेल में डिस्कशन करते हैं आपके साथ, बिल्कुल वैसे ही पेपर कंप्लीट होने के बाद, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद एक एक क्वेश्चन पेपर के मैं आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर आऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।